चलिए तो शो की शुरुआत करते हैं और साफ तौर से हम बात करने वाले हैं आज जो रेट पॉलिसी हुई है उसमें कितनी ब्याज दर बढ़ी है और 25 बेसिस पॉइंट की जो ब्याज दर अब बढ़ाई गई है। लगातार छठवीं बार हम देख रहे हैं कि ब्याज दरें जो बढ़ाई है उसका सिलसिला बरकरार है। हम कुछ बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पे रखना चाहते हैं जो कि आज की रेट पॉलिसी से जुड़ी हुई है, जिसमें रेपो रेट साफ तौर से 0.25% से बढ़कर अब 6.5% पर हो गया है। पॉलिसी रुख जो है विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन के मोड पर रखा गया है। FY23 में 7% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान, FY24 में जीडीपी ग्रोथ 6.4% का अनुमान, FY24 में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान के बाद Q4 FY23 में देखें तो महंगाई दर की अगर बात की जाए तो 5.6% रहने का अनुमान। ये तमाम हाइलाइट्स जो हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है, लेकिन एक निवेशक होने के नाते आप किस तरह से इस रेट पॉलिसी को समझ सकते हैं जो छठवीं बार लगातार ब्याज दरें बढ़ाई हैं और आगे बढ़ने की क्या गुंजाइश है? आरबीआई का रुख आने वाले वक्त में कैसे रह सकता है? फिलहाल जो रुख अपनाया है वो रुख किन वजहों से अपनाया गया है, ये पूरा मसला हम समझते हैं। महेंद्र जाजू, CIO फिक्स्ड इनकम रियल एसेट मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहाँ पर बात होने वाली है आज की रेट पॉलिसी की। सुबह से हम देख रहे हैं आप तमाम चैनल्स पर जा रहे हैं और अपनी समझाइश पेश कर रहे हैं। हमारे निवेशकों को आसान भाषा में, हमारे दर्शकों को आसान भाषा में आप समझाएं कि किस तरह से छठवीं बार आरबीआई ने जो है दरें बढ़ाई हैं और बहुत आकलन ये भी था कि शायद दरें बिल्कुल भी ना बढ़ाई जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि 25 बेसिस पॉइंट, जो कि अगेन उम्मीद के मुताबिक ही है, वो बढ़ाई गई है। अब इस बढ़त को हम किस तरह की बढ़त समझें? आने वाले वक्त में क्या ये उन आखिरी चरणों की बढ़त है या अभी भी अग्रेसिवली और इतनी ही पेस पर शायद लगातार दरें बढ़ती रहेंगी? कैसे पढ़ रहे हैं आप रेट पॉलिसी को? तो सबसे पहले मैं एक पॉजिटिव व्यू के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। जैसा आपने हम्म। बताया कि पिछले 6 बार कंटिन्यूअसली आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ाई और आज भी हम्म। पॉलिसी में आरबीआई का जो गाइडेंस है वो काफ़ी कुछ बहुत कंजर्वेटिव था, कॉशियस था। आरबीआई ने अभी भी इन्फ्लेशन के ऊपर पूरा फोकस रखा है। लेकिन हमारा अनुमान है कि जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो डाटा आ रहे हैं और जैसा हमको अनुमान है, हमको लगता है कि आज शायद ये आखिरी ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है और इसके बाद आरबीआई एक शायद पॉज़ स्टेटस में चला जाएगा। तो हमें लगता है कि आज के रेट हाइक के बाद अगले 6 महीने तक शायद और कुछ बदलाव नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि जो इंडिया का मैक्रो सिचुएशन है वो काफ़ी सपोर्टिव हो गया। मैक्रो एनवायरनमेंट हैज़ टर्न्ड वेरी फेवरेबल। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में गिरे हैं, जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट था, उसको लेके काफ़ी आशंकाएँ थी, तो अभी वहाँ पर एक तरह से एक स्टेलमेट की सिचुएशन चल रही है। जीडीपी का जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो आरबीआई ने थोड़ा-सा ऊपर किया है। इन्फ्लेशन का जो अनुमान है वो बाय एंड लार्ज अनचेंज्ड है। तो हमको लगता है कि यहाँ से आरबीआई को शायद और ब्याज दरें आगे जाके नहीं बढ़ानी पड़े। महेंद्र, हमको ये समझाएं कि महंगाई को लेकर और ग्रोथ को लेकर जो तालमेल बिठाने की कोशिश हो रही है आरबीआई की, वो आखिर किस तरह से उभरती हुई आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि अब वक्त आ गया है कि ग्रोथ को भी थोड़ा सा तवज्जो दिया जाए, लेकिन कोर महंगाई दर की अगर हम बात करें वो अभी भी थोड़े से कंफर्टेबल लेवल के ऊपर है। कैसे देखेंगे इसको आप? नहीं, कोर इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी 6 के ऊपर है, तो उसमें कोई शंका नहीं है कि कोर इन्फ्लेशन हम्म। एक थोड़ा-सा हम्म। चिंता का विषय है। लेकिन हमको ये भी देखना पड़ेगा कि यदि ब्याज दरें हम बढ़ाते जाएँ, तो उससे क्या कोर इन्फ्लेशन कम होगा? तो ऐसा भी हो सकता है कि इन्फ्लेशन भी कम ना हो और ग्रोथ भी सफ़र करे। और दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आरबीआई ने लास्ट 6 जो रेट हाइक किए हैं, बहुत क्विकली एट अ वेरी फास्ट पेस 6 महीने में 6 बार रेट हाइक करके करीब-करीब 3.35 का रेट था, वो आज 6.5 पे आ गया, तो करीब-करीब 3 सवा 3% रेट हाइक हुआ। मार्केट रेट उससे भी ऊपर गई, तो उसका जो इम्पैक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी पे आता है, उसमें थोड़ा-सा लैग होता है। सो द मॉनेटरी पॉलिसी एज़ दे से वर्क्स विद द लैग। तो अगले 3 से 6 महीने आरबीआई को थोड़ा-सा अ, वेट करके समझना पड़ेगा कि जो पिछले रेट हाइक हुए हैं, उनका इकोनॉमी पर कैसे इम्पैक्ट आता है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है कि जो इनकमिंग डाटा है, जैसा हमने यूएस में भी देखा, इन्फ्लेशन जो है 9% से ऑलरेडी
6.5% आ गया और हमको लगता है कि अगले 3-4 महीने में इन्फ्लेशन शायद 5 के नीचे आ जाए। अब हमारा जो रियल रेट है, जो इन्फ्लेशन माइनस द रेपो रेट, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। हमारा आज के डेट में रेपो रेट है 6.5%, इन्फ्लेशन है 5.7%, तो हमारा रेपो रेट ऑलरेडी 80 बेसिस पॉइंट्स पॉजिटिव है। और यदि हम आरबीआई का फोरकास्ट देखें कि अगले क्वार्टर में उनका अनुमान है कि इन्फ्लेशन 5% तक आ जाएगा, तो अब ऐसा नहीं है कि सारी कंसर्न खत्म हो गई है या इन्फ्लेशन एक हठात से एकदम नीचे आ जाएगा, लेकिन एक संतोष की और कॉन्फिडेंस की बात है कि इन्फ्लेशन का ऊपर जाना बंद हो गया है। ऑलरेडी 6.5 पर रेपो रेट है, तो मुझे लगता है कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन को बैलेंस करेंगे, तो आरबीआई शायद अगले पॉलिसी के बाद रेट जो है उनको चेंज नहीं करेंगे, उनको सेम लेवल पे रखेंगे। ये जो पॉज बटन आरबीआई दबाने के मूड में फिलहाल दिखाई दे रहा है, ये फिर से डेटा ड्रिवन ही होगा ना महेंद्र? क्योंकि अभी ऐसा भी नहीं है कि ग्लोबल चिंताएं जो हैं, जो अनिश्चितताएं हैं, वो सुलझ गई हैं पूरी तरह से। कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ उसको भी तो ध्यान में दिया जाएगा आरबीआई की तरफ से। तो बिल्कुल देखिए, एक जो आपने बोला जो कंप्लीटली डाटा ड्रिवन है, तो हमारा जो अनुमान है कि आरबीआई ने जैसे आज के पॉलिसी में काफी कुछ कॉशियस स्टांस दिया। आप यदि आरबीआई की पॉलिसी और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टेटमेंट्स को क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, तो शायद यही कंक्लूजन होगा कि अगले पॉलिसी में भी एक रेट हाइक होना चाहिए। लेकिन आरबीआई एज ए रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन हैज टू बी वेरी कंजर्वेटिव। लेकिन अब जो मार्केट में है, वो आगे क्या डाटा आने वाला है उस पे भी एक एक्सपेक्टेशन मार्केट की होती है। आप जैसे यूएस में देखो, यील्ड कर्व इन्वर्टेड है, फेड रेट अभी 4.75 है और 10 ईयर रेट 3.6 है, तो वहां पर मार्केट का एक्सपेक्टेशन है कि अगले 2-3 महीने में जो डाटा आएगा वो इन्फ्लेशन को सपोर्ट करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो नेचुरल गैस प्राइसेस है, जो एक इन्फ्लेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण इनपुट है। एक साल पहले नेचुरल गैस प्राइसेस करीब करीब $9 था, अभी वो गिर के $2.5 हो गया है। और जो $2.5 हुआ है उसमें से करीब करीब $6 से $2.5 की मूवमेंट तो लास्ट 6 से 8 सप्ताह में हुई है। तो अब जो आगे आने वाला इन्फ्लेशन है उसमें तो जो नेचुरल गैस के प्राइसेस $6 से गिर के $2.5 पे है, उसका इम्पैक्ट दिखेगा। तो ये बहुत साफ साफ दिख रहा है कि कोई नई डेवलपमेंट नहीं होती है तो इन्फ्लेशन नीचे आता जाएगा। तो जैसे आरबीआई ने बोला कि वो डाटा ड्रिवन है, और यदि वो डाटा वैसा ही आता है, इन्फ्लेशन नीचे आता है, तो आरबीआई रेट को पॉज करेगा। और जहां तक ग्लोबल इन्वायरमेंट का सवाल है, वहां से जो कंसर्न है, वहां पे जो निगेटिव फैक्टर्स है, उनको हम इग्नोर नहीं कर रहे, बट उनको सबको कंसिडर करने के बाद एक अनुमान आता है कि शायद ये आखिरी रेट हाइक इस साइकिल में हो गया है। अब ये हमारा अनुमान है, गलत भी हो सकता है, कल को नई डेवलपमेंट हो सकती है, बट ये हम कह सकते हैं कि जो आज आरबीआई की गाइडेंस है, जो फेड का गाइडेंस था लास्ट वीक की पॉलिसी में, जो हमको लगता है कि इनकमिंग डाटा किस लेवल पे आएंगे, उनको सबको कंसिडर करते हुए एक बहुत यू नो बहुत एक्सपेक्टेशन है कि अगले पॉलिसी के बाद शायद आरबीआई पॉज मोड में आ जाए। तो महेंद्र, अब अगर हम विदेशी बाज़ारों की बात करें और वहाँ की इकॉनमीज़ की बात करें, तो क्लियरली यूएस में तो चिंताएं ख़त्म होती हुई नहीं दिखाई दे रही है और उनका काफ़ी हद तक ब्याज दरें बढ़ाने का जो मोमेंटम है वो भी बरकरार रहेगा। अब काफ़ी हद तक वहाँ पे भी चीज़ें डेटा ड्रिवन हो सकती है, लेकिन एक बात तो समझ में आ गई है कि बहुत जल्दी जो है ब्याज दरों की जो बढ़त है उनका रुकना या कम होना जल्दी शुरू नहीं होने वाला है। इसके बावजूद भी अगर हमारे घरेलू धरती पर अगर चीज़ें पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं, मान लीजिए अगर महंगाई जो आरबीआई की प्रेफरेबल लिमिट है उसके अंदर आ जाती है, क्या उसके बावजूद भी आरबीआई क्या पॉज कर सकता है ब्याज दरों को बढ़ाना, या आपको लगता है कि जब तक यूएस में बढ़ती रहेंगी तब तक हमें भी थोड़ा बहुत ही सही लेकिन बढ़ाना ज़रूरी होगा हमारे लिए, हमारे यहाँ चीज़ें स्टेबलाइज होने के बावजूद भी? नहीं, देखिए, यूएस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। यूएस मार्केट इज द मदर मार्केट फॉर द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स। वहां पर जो होता है उसका इफेक्ट सारे दुनिया पे पड़ता है, तो हम यूएस को इग्नोर नहीं कर सकते। और जो डोमेस्टिक सिचुएशन है वो काफी स्ट्रांग है और काफी
पॉजिटिव मोमेंटम है। तो हमारा जो अनुमान है कि आरबीआई अगले पॉलिसी में रेट हाइक शायद न करने की ज़रूरत पड़े, वो दोनों चीज़ों को फैक्टर इन करता है। वो ये भी अंदाज़ लगाता है कि डोमेस्टिक सिचुएशन विल इम्प्रूव, और हम उसमें ये भी अनुमान डालते हैं कि फेड जो है वो 1 या 2 बार और रेट हाइक करेगा। वो प्राइस इन करने के बाद ये एक्सपेक्टेशन आती है। सपोज़ कीजिए कि यूएस में डाटा और सपोर्टिव आता है और फेड शायद एक बार में रुक जाए या एक बार भी ना करे, तो वो और पॉजिटिव होगा इंडिया के लिए। अब ये ज़रूर है कि सपोज़ यूएस में जो सिचुएशन है वो यहाँ से जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा इम्प्रूव ना होके और डिटेरियोरेट हो जाए, तो ऑब्वियसली यदि यूएस और ज़्यादा रेट बढ़ाता है तो इंडिया उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक बैलेंस है, उसमें ग्लोबल फैक्टर्स आर एक इम्पोर्टेंट इनपुट है। फॉर एग्जांपल हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, वो 25 से 27 बिलियन डॉलर पर मंथ है। सो इट्स अ वेरी हाई ऑर्डर। हमको हर साल फॉरेन से कैपिटल इनफ्लोज चाहिए अपना कैपिटल अकाउंट बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। रुपया पर अभी भी प्रेशर है। एफपीआई फ्लोज नेगेटिव है। तो हम ग्लोबल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है या फेड क्या कर रहा है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो हमारा अनुमान है, उसमें अभी जो फेड ने गाइडेंस दी है, उसको हमने ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट करके फिर ये एक अनुमान पे पहुँचे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि फेड 1-2 बार रेट बढ़ाएगा, उसका कोई बहुत एक्स्ट्रा इम्पैक्ट आरबीआई के व्यू पर अभी पड़ेगा। चलिए महेंद्र, बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए, लेकिन हमारे पास फिलहाल समय ख़त्म हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और इतने विस्तार पूर्वक आज की ट्रेड पॉलिसी को समझाया दर्शकों को। तो